हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में भारत के संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट जो है इस वीडियो में डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। अब हम पार्ट फर्स्ट ज़रूर बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा तो हर एक डाउट्स या क्वेरी जो है आपके यहाँ पे सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये वीडियो आपको हर उस बोर्ड एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम या जिस भी पेपर का आप जहाँ से पॉलिटिकल साइंस से पूछा जाता है या भारत के संविधान से पूछा जाता है, ऑफकोर्स ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल लेने को कहेंगे, या फिर उससे पहले थोड़ा हम एक आइडिया दे रहे हैं कि हम पढ़ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि मे भी आपका डाउट्स हो कि हम स्टार्ट कहाँ से किए हैं। तो अभी ये पहली बात ये कि ये पॉलिटिकल साइंस का या फिर भारत के संविधान का पहला वीडियो है, ये पहली चीज़। दूसरी बात ये है कि जो भी स्टूडेंट भारत के संविधान पढ़ते हैं या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो उनका तरीका अलग अलग होता है। या फिर यूँ समझ लीजिए कि कुछ टीचर जो होते हैं वो डायरेक्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पढ़ाते हैं, यानी इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ाते हैं, या कुछ लोग जो है वो डायरेक्ट बुक से पढ़ाते हैं। अब बुक का मतलब जो भारत का जो एक्चुअल भारत के जो संविधान का जो एक्चुअल बुक है उससे पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम आपको इवोल्यूशन से नहीं पढ़ाएंगे, यानी हिस्ट्री, बैकग्राउंड हिस्ट्री से नहीं पढ़ाएंगे। मैं आपको सीधा जो भारत का जो संविधान है और जो जिस तरीके से सिस्टमैटिक में लिखा गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1 में कितने आर्टिकल है, पार्ट 2 में कितने आर्टिकल है, हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर समझ में आ गया होगा कि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से नहीं, बल्कि हम जो भारत का संविधान अगर आप परचेज़ करते हैं बुक और उसमें पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट यानी सीरियल नंबर से जाएंगे, हम उस हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं। इतना समझ में आ गया, ये पहला क्लास है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं। देखिए, भारत का जो संविधान है वो ऐसा ही है जैसे आपके पास कोई एक बुक हो। आपके पास एक बुक होने का मतलब ये है, सपोज़ आप मान लीजिए आपके पास 10th का बुक है एनसीईआरटी मैथ्स का, और आप अगर एनसीईआरटी मैथ्स का बुक देखेंगे उसमें आपके पास 3 चीज़ होगा। क्या क्या होगा? एक तो उसमें चैप्टर का नाम होगा, चैप्टर बोलिए या लेसन बोलिए, उसका नाम होगा, यानी कि चैप्टर 1, 2, 3 ऐसे ही लिखा होता है ना हर एक चैप्टर पे, 4, 5, 6, 7। इसके बाद उस चैप्टर का नाम होता है। अब जैसे चैप्टर फर्स्ट जो है आप एज्यूम कर लीजिए कि रियल नंबर जो है पहला चैप्टर है। इस तरीके से चैप्टर 2 जो है वो आपका पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से चैप्टर 3 जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम 2 बातें बता रहे हैं। पहली बात ये कि चैप्टर का नाम होगा 1, 2, 3, और चैप्टर 1, 2, 3 होगा, उस चैप्टर का नाम क्या होगा वो लिखा होगा रियल नंबर और पॉलिनोमियल। इसके बाद एक और भी चीज़ होता है उसमें, पेज नंबर। जैसे कि अगर हम रियल नंबर की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि पेज नंबर 1 से लेकर 10 के बीच में आप रियल नंबर को पढ़ें। हो सकता है कि जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसको आप पेज नंबर 11 से लेकर 20 के बीच में पढ़ें। तो ये अगर आप नोटिस करेगा कि जो पेज नंबर 1 से लेकर 10 के बीच में सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के बारे में ही पढ़ते हैं। अगर आप मैथ्स में देखेंगे, ऐसे ही सिर्फ मैथ नहीं, आप किसी भी बुक का एग्जांपल ले सकते हैं उस तरीके से। मैं बेसिकली ये बात इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप रिलेट करें। क्या, जैसे अब मैंने आपको बोला था चैप्टर 1, 2, तो चैप्टर 1 या लेसन 1, 2 जो बोल रहे हैं ना, उसको हम यहाँ पे भारत के संविधान में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कंसिडर करेंगे। या नहीं समझ में तो मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए, आपको मालूम ही है कि भारत के संविधान में टोटल 22 पार्ट्स हैं। स्टार्टिंग में जब हमारा भारत का संविधान बना था तो टोटल 22 पार्ट था, पर आज के टाइम में टोटल 25 पार्ट्स हैं। ये पहली चीज़ है। अब अगर पार्ट नहीं समझ में आता तो मैं फिर से मैंने बोला कि देखो, आपके पास जो मैथ का बुक है उसमें आप देखते हो लेसन 1, 2, 3, 4 इस तरीके से लिखा होता है, और उसी लेसन का नाम लिखा होता है। पार्ट 1 का जैसे उस लेसन का नाम रियल नंबर था, बट अगर आप पार्ट 1 में देखा जाए तो आपका यूनियन टेरिटरी है, मतलब पार्ट 1 में भारत के संविधान में यूनियन टेरिटरी को पढ़ना होता है। इस तरीके से पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो हम लोग सिटीजनशिप को पढ़ते हैं। इसी तरीके से पार्ट 3 जो है वो आपका फंडामेंटल राइट्स है। एंड अगेन द सेम वे पार्ट 4 जो है वो आपका DPSP है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब आप लॉजिक सोचिए, मैंने आपको बोला था कि अगर हम मैथ्स का बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी लेसन 1, 2, 3, 4 उसका नाम होता है। यहाँ पे भी ऐसे ही है। यहाँ पे भी अब क्या है, यूनियन अगर हम देखें तो यूनियन को हम बेसिकली यूनियन टेरिटरी को आर्टिकल 1 से लेकर 4 के बीच में हम लोग पढ़ते हैं। सिटीजनशिप को आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में पढ़ते हैं, और फंडामेंटल राइट को जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में पढ़ते हैं। आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में DPSP को पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 बातें बताया। एक तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, हम पार्ट पढ़ रहे हैं, वो पार्ट में कितने आर्टिकल है वो पढ़ रहे हैं, और उस पार्ट का नाम क्या है वो पढ़ रहे हैं। ये 3 चीज़ें पढ़ रहे हैं कि नहीं? यही चीज़ तो हमारा मैथ्स के बुक में भी था कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर का नाम क्या है, उस चैप्टर के कितने पेज में पढ़ रहे हैं वो। तो आप ऐसा करिए ना, जो चैप्टर बोल रहे हैं उसको आप पार्ट मान लीजिए, जो उसका नाम बोल रहे हैं उसका आप यहाँ पे नाम मान लीजिए, मतलब जो चैप्टर का नाम समझते हैं। और वही पेज की बात करें तो पेज नंबर को आप आर्टिकल कंसीडर कर लीजिए। ये कंसीडर इसलिए करिए ताकि आपको समझ आए, याद रहे।
एक्चुअल में ऐसा तो होता नहीं है, बट आप याद रखिए, इससे आपको याद रहेगा कि भाई हम जिसको आर्टिकल बोल रहे हैं वो आप पेज नंबर से मान सकते हैं। तो ये बेसिकली मैंने आपको इंट्रो दे दिया। अब देखिए यहाँ पे जो भारत का जो संविधान है उसमें अगर हम बात करें तो अभी जो है टोटल 25 पार्ट है। स्टार्टिंग में हमारा 22 पार्ट था। वही शेड्यूल की बात करें तो टोटल 8 शेड्यूल था स्टार्टिंग में, बट आज के टाइम में जो है 12 शेड्यूल है। और वही अगर आर्टिकल की बात करें तो जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस टाइम जो आर्टिकल था वो 395 था, आज के टाइम में 448 है। इसमें भी अगर कुछ फ्लक्चुएसन हो तो एक बार देख लीजिएगा। खैर, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अमेंडमेंट की बात करें तो जब हमारा भारत का संविधान बना तो उस टाइम कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ था, पर आज जो है टाइम टू टाइम देखते गए कई सारे अमेंडमेंट्स हुए। हालांकि आपके सवाल अमेंडमेंट से भी पूछे जाते हैं, आपके सवाल आर्टिकल से भी पूछे जाते हैं, पार्ट से भी पूछे जाते हैं कि आपसे पूछ दिया जाएगा कि फंडामेंटल राइट किस पार्ट में है, या आपसे पूछ दिया जाएगा कि नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स किस शेड्यूल में है। तो आपको यानी कि पार्ट भी ध्यान रखना है, शेड्यूल भी, और आर्टिकल भी याद रखना है। अमेंडमेंट भी कुछ हद तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे EWS जो रिजर्वेशन आया था उसमें वो जो EWS रिजर्वेशन आया था किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था, तो आपको मालूम है कि 1/4 के अमेंडमेंट जब हुआ था उसमें आया था। ये थोड़ा बेसिक था जो मैंने बता दिया। अब जैसे पहले मैंने ही बोला कि देखो हम कहीं ना कहीं चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। अब अगर हम मैथ्स का बुक पढ़े थे तो मैंने बोला रियल नंबर, तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे भारत के संविधान यानी इंडियन क्वेश्चन स्टार्ट करें तो चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। अब चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या होगा? चैप्टर फर्स्ट का जो नाम होगा उसका यहाँ पे नाम होगा, यानी पार्ट फर्स्ट कहिए, और पार्ट फर्स्ट का जो नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। यानी कि पहला जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं इसका यूनियन टेरिटरी पढ़ रहे हैं, और इस यूनियन टेरिटरी को बेसिकली आर्टिकल 1 से लेके 4 के बीच में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जैसे मैंने बताया कि पार्ट फर्स्ट पे चले हैं। पार्ट फर्स्ट हमें 3 बातों का मालूम होता है, मतलब अगर पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे उससे 3 चीज़ों का पता चलेगा। एक तो ये कि कौन कौन से आर्टिकल को पढ़ना है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 के बीच में पढ़ना है, 4 आर्टिकल। दूसरा, पार्ट फर्स्ट से हमें यूनियन टेरिटरी के बारे में पता चलता है। मतलब बोलते हैं ना कि भाई रियल नंबर के बारे में क्या पता चलता है? रियल नंबर से तो यही ना कि हाँ भाई आप ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सब से रिलेटेड, या रेशनल नंबर, इन सब से आइडिया लगता है रियल नंबर में। तो यहाँ पे अगर बात करें यूनियन टेरिटरी यानी कि स्टेट और यूटीज़ के बारे में पता चलता है यहाँ से। और इसके बाद जो है शेड्यूल के बारे में पता चलता है। मतलब पार्ट फर्स्ट से हमें 3 चीज़ों को पता चल रहा है। आर्टिकल, कौन कौन आर्टिकल पढ़ना है और किसके बारे में पढ़ना है, यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ना होगा, और कौन कौन सा शेड्यूल पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा। तो यहाँ पे शेड्यूल अगर पार्ट 1 बात करें तो 2 शेड्यूल पढ़ना होता है, एक शेड्यूल फर्स्ट और एक शेड्यूल। अगर पार्ट 1 सही से समझेंगे तो आपको शेड्यूल के बारे में पता चलेगा भी, और किस टॉपिक को पढ़ना है वो, और किस आर्टिकल को पढ़ना है वो भी पता चलेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग अब देखिए पहली बात तो ये कि पार्ट 1 में हमने नाम लिया किसका, यूनियन टेरिटरी का, तो हम इस यूनियन टेरिटरी को ही पहले समझेंगे। तो यूनियन टेरिटरी को समझने के लिए हम देखिए हमने यहाँ पे क्या करा है। देखिए यूनियन का बेसिक मतलब होता है स्टेट्स। यूनियन का बेसिक जो मतलब स्टेट है, मतलब स्टेट सिर्फ स्टेट मतलब होगा। और अगर टेरिटरी की बात करें तो उस टेरिटरी का मतलब टेरिटरी के अंदर, मतलब टेरिटरी एक स्टेट भी हो सकता है, यूटीज़ भी हो सकता है, और एक्वायर्ड टेरिटरी भी हो सकता है। एक्वायर्ड टेरिटरी का मतलब क्या? किसी एरिया को अपने में ऑक्यूपाई कर लेना, उसको एक्वायर कर लेना। जैसे कि आपको मालूम ही है कि आसाम हो गया, आसाम नहीं, सिक्किम जो है वो एक एक्वायर्ड टेरिटरी है, क्योंकि अब मालूम है कि 1975 में जो है सिक्किम एक स्टेट बना, भारत का स्टेट बना। तो इस तरीके का जो कोई भी पड़ोसी अगर किसी पड़ोसी कंट्री को एक्वायर कर लेते हैं तो वो जो टेरिटरी कहलाएगा वो एक्वायर्ड टेरिटरी कहलाएगा। और देश के अंदर जैसे अंडमान निकोबार हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, ये सब यूटीज़ में आएंगे। और कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जो पहले यूटी थे बाद में स्टेट बन गए। तो बेसिकली इससे तो यही समझ में आ रहा होगा ना कि भाई स्टेट है और यूटी है, और यूटी भी है और उसमें भी एक और एरिया है जो एक्वायर्ड है, जो एक्वायर किया गया वो। तो यानी कि यूनियन टेरिटरी से हमें फ़िलहाल स्टेट और यूटी के बारे में ही पता चल रहा है, मतलब डिफ़ाइन किए। तो अब आगे भी चलते हैं, अभी इतना शॉर्ट नहीं है। खैर, मैंने पहले आपको बोला था कि देखिए यहाँ से हमें 2 शेड्यूल के बारे में भी पता चलता है, 2 शेड्यूल के बारे में भी पता चलता है, वो हमसे डिस्क्राइब करते रहे। देखिए शेड्यूल फर्स्ट क्या कहता है, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। मतलब कोई एक स्टेट होगा और उस स्टेट का ज्यूरिडिक्शन कितने, मतलब उसका अपना ही एक बाउंड्री होगा। जैसे यूपी का एक अपना ही बाउंड्री है, बिहार का अपना ही है, मध्य प्रदेश का, दिल्ली का जोग्राफिकल बाउंड्री अगर आप देखेंगे तो सबका अपना ही है। इसीलिए टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन मतलब एक खास एरिया तक ही सीमित है, यूपी एक अपने स्पेसिफिक एरिया तक सीमित है। तो हम यहाँ पे ये है शेड्यूल फर्स्ट में आपको 28 स्टेट्स और 8 यूटीज़ के नाम और उसके ज्यूरिडिक्शंस यानी टेरिटोरियल कहाँ तक वो फैला हुआ है, कहाँ तक है, उसके बारे में पता चलता है।
किससे? शेड्यूल फर्स्ट से। तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि भाई शेड्यूल फर्स्ट में तो हमें भारत देश के 28 स्टेट का नाम और 8 यूटीज़ के बारे में पता चलता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, चेंजेज भी हो सकते हैं, अगर चेंजेज होंगे तो भी आपको पता चलेगा। तो शेड्यूल फर्स्ट क्लियर हो गया। अब शेड्यूल्स फोर्थ है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे 2 शेड्यूल के बारे में पता चला। शेड्यूल फर्स्ट समझ में आ गया। शेड्यूल फोर्थ की अगर बात करें तो यहाँ पे बेसिकली मुझे पता चलता है कि राज्यसभा में टोटल कितने सीट्स होंगे उस स्टेट उस यूटीज़ से, उसके बारे में पता चलता है। मतलब किसी स्टेट के अंदर मान ली कोई नया स्टेट बना या कोई ब्रेक हुआ, उस स्टेट के अंदर कितने राज्यसभा का सीट्स होगा उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, उस स्टेट से कितने राज्यसभा का सीट्स होगा उसके बारे में। आप जैसे नहीं समझ में आता है तो देखिए, आपको मालूम है, आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने आरएस का सीट है वो देख लीजिए, लद्दाख का देख लीजिए, दिल्ली का दिल्ली भी ऑलरेडी यूटीज़ है कि नहीं। अब नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूटी, स्टेट के अंदर भी देख सकते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या जिस किसी भी स्टेट में जाना चाहते हैं उस स्टेट के आप राज्यसभा का सीट चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट वो नहीं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि जो हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं उस पार्ट 1 में हम ये देखें कि उसका एक नाम था, उसको डिस्क्राइब किए, और उसके बाद हम ये बोलें कि उसी पार्ट 1 में हम शेड्यूल और फर्स्ट और शेड्यूल फोर्थ के बारे में जानिए। आगे हम जब आर्टिकल डिस्क्राइब करेंगे तो पता चलेगा कि शेड्यूल का यूज कैसे हो रहा है यहाँ पे, वो बताएंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। पहली चीज़ है कि आर्टिकल फर्स्ट हम मतलब अब इसके बाद फाइनली हम आर्टिकल फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है? आर्टिकल फर्स्ट ये कहता है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स रैदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। मतलब इंडिया जो है, या इंडिया को अब भारत कहिए, बोथ आर द सेम, पर इंडिया में जो स्टेट जो है, जो इंडिया में स्टेट जो बना हुआ, मतलब इंडिया के अंदर जो स्टेट है वो यूनियन का पार्ट्स है, वो यूनियन का पार्ट है। मतलब 28 स्टेट और 8 यूटी मिलकर एक भारत देश का निर्माण कर रहा है। पर आप इसको ऐसे आप या थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो सकते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, एक यूएसए का लेंगे और दूसरा इंडिया का लेंगे। सीन ये है कि इंडिया में आप क्या देखे होंगे कि जब हमारा 552 रियासतें हुआ था तो वो सब मिलकर पहले भारत ही कहला रहा था, यानी ये भारत का ही पार्ट था वो सारा। तो हम उसमें ये देखें या फिर ऐसे समझें कि 28 स्टेट और 8 यूटी मिलकर एक भारत देश का निर्माण कर रहा है। लेकिन अगर आप यूएसए में चले जाएं तो यूएसए में क्या देखेंगे कि 28 स्टेट सब मिलकर अपना पावर शेयर किया, तब जाके यूएसए का एक कंट्री नाम, मतलब यूएसए एक देश बना। मतलब वहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 28 स्टेट बना ऑलरेडी, मतलब पहले 28 स्टेट 8 यूटी मिलकर एक देश का निर्माण कर रहा है, पर वहाँ पे क्या कि वो दोनों पावर शेयर किया है। और यहाँ पे भारत में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। भारत में ये है कि अगर स्टेट को तोड़ना हो जोड़ना हो तो अल्टीमेटली यूनियन रिस्पॉन्सिबल हो, यूनियन विल डिसाइड करेगा। खैर मे भी यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूज होंगे, बट अब मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, आर्टिकल फर्स्ट से हमें 3 बातों को पता चलता है। आर्टिकल फर्स्ट से 3 बातों को पता चलता है इन शॉर्ट में। पहला ये कि नेम ऑफ दी भारत, मतलब नेम ऑफ द कंट्री, हमारे देश का नाम क्या है, इंडिया का ही, भारत का ही, बहुत हद से। दूसरा, हमारे देश के जो पॉलिटी कैसा है, नेचर कैसा है, उसके बारे में पता चलता है। और तीसरा, अच्छा नेचर और पॉलिटी समझने के लिए मैं बता दूं, नेचर और पॉलिटी का मतलब है कि हमारे देश में जो स्टेट है ना वो बेसिकली यूनियन का पार्ट है, यही पता चलता है। आपको मालूम ही है कि हमारा जो देश है 28 स्टेट और 8 यूटी मिलकर बना है। और इसके बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे साफ मतलब निकलता है कि हमारा देश जो है वो यूनियन का पार्ट है। जितने भी स्टेट है, मतलब हमारे देश के अंदर जो स्टेट है वो सभी यूनियन के पार्ट है। यूएसए का तरह नहीं कि वहाँ फेडरेशन है, मतलब वहाँ पे है कि स्टेट जो है टूट नहीं सकता है। लेकिन इंडिया में देखा जाए तो स्टेट ब्रेक हो सकता है, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। ये फ़र्क समझिए। अब थोड़ा सा या फिर ऐसे समझ लीजिए, यूजुअली आप ऐसे समझिए कि मैंने फेडरेशन यूज़ किया है, वो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। और यूनियन, देखिए यूनियन में क्या होता है ना, अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्रेक तोड़ जोड़ जो भी करना हो सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। बट फेडरेशन में क्या होता है कि आप उसके जो वो जो है वो खुद से भी ब्रेक हो सकता है। मतलब फेडरेशन में स्टेट है वो खुद से ब्रेक हो सकता है, ऐसा नहीं कि सेंट्रली रिस्पॉन्सिबल होगा, नहीं। और पावर इसके बीच में कमज़ोर होता है। सेंट्रल में, यूनियन में क्या होता है, पावर ज़्यादा स्ट्रांग होता है, यही फ़र्क है। अब आते हैं नेक्स्ट वन पे। थोड़ा मैं अब समझा दूं कि यूनियन का एक्चुअल मतलब क्या हो रहा है। पहली बात यह है कि पहले भारत बना, देन उसके बाद अलग अलग स्टेट्स बने। कैसे, आपको मालूम ही है कि स्टार्टिंग में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे 16 स्टेट और 8 और 6 यूटीज़ बना था। जब हमारा 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उसमें टोटल 16 स्टेट और 6 यूटी था। आज के टाइम में देखिए 28 स्टेट और 8 यूटी है, वही भारत है। पर स्टेट, मतलब स्टेट ब्रेक हुए हैं। ये पहला हो गया। इसमें यह है कि स्टेट अगर ब्रेक होगा तो सेंट्रल करेगा,
दूसरा सेंट्रल ही डिसाइड करेगा कि उस स्टेट का बाउंड्री क्या होगा, और दो स्टेट के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, सेंट्रल डिसाइड करता है कि किसका बाउंड्री कहाँ तक होगा। ये 2-3 पॉइंट बेसिक चीज़ें जो यूनियन से रिलेटेड था। वही अगर फेडरेशन की बात करें तो मैंने क्या बोला कि फेडरेशन हम क्या देखते हैं कि अलग अलग स्टेट मिलकर ज्वाइन होकर एक कंट्री का फॉर्मेशन कर रहा, दैट इज़ यूएसए बना, और स्टेट इसमें ब्रेक नहीं कर पाएगा। हम यूनियन में क्या देख रहे हैं कि स्टेट ब्रेक हो सकता है, और वो कौन करेगा, यूनियन करेगा, ये समझ में आया। इसके अलावा ना ही मर्ज हो सकता है, और एग्रीमेंट जो है वो कभी भी ब्रेक हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, आप इसमें ये देखेंगे कि अमेरिका के अंदर जो है स्टेट ज़्यादा पावरफुल है कंपैरेटिवली इंडिया के अंदर जो स्टेट है उतना पावरफुल नहीं है कंपैरेटिवली यूएसए। तो ये थोड़ा पावर से रिलेटेड हो गया, और अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अभी जो मैं इतने सारे डिस्क्राइब कर रहा हूँ ना कि 28 स्टेट और 8 यूटी, पहली चीज़ मैंने आपको बोला कि देखो पहला जो पॉइंट है यानी आर्टिकल 1 से नेम के बारे में पता चल रहा है। तो नेम आपको मालूम है, इंडिया दैट इज़ भारत सेल्फ यूनियन स्टेट्स, यानी भारत का इंडिया का ये बोथ आर द सेम, यानी नाम पता चल रहा है। दूसरा, हमें इंडिया जो है वो 28 स्टेट और 8 यूटी का मिलकर बना है और यूनियन का पार्ट है, ना कि फेडरेशन का पार्ट है। भारत में जो स्टेट है वो यूनियन का पार्ट है। और तीसरी बात ये पता चलता है उसका टेरिटोरियल एरिया ऑफ द कंट्री कहाँ तक फैला हुआ है उसके बारे में पता चलता है। थर्ड पॉइंट जो है टेरिटोरियल एरिया के बारे में पता चलता है कि कौन सा स्टेट कहाँ तक रहेगा, कौन यूटी कहाँ तक रहेगा, कौन एक्वायर टेरिटरी कहाँ तक रहेगा, इसके बारे में 3 पॉइंट हमें पता चलता है। समझ में? अब आते हैं आर्टिकल 2 पे। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 हमें ये कहता है कि अच्छा एक बात और, अभी जैसे मैंने पहले बात किया था कि हमें समझिए थोड़ा सा, मैंने क्या बोला कि नेम ऑफ द कंट्री और 28, और दूसरा पॉलिटी के बारे में पता चला और टेरिटोरियल एरिया के बारे में पता चल रहा है। तो जब अगर हम पॉलिटी यानी कि हम बात कर रहे हैं कि हमारा देश जो है यूनियन का पार्ट है, तो उस यूनियन के पार्ट में आप ये देख रहे हैं कि 3 लोग था, एक स्टेट था और दूसरा यूटी था और तीसरा एक्वायर टेरिटरी था। ठीक है, तो हम पहले एक बात बोले थे कि हमें यहाँ से शेड्यूल के बारे में भी पता चल रहा है। होता क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एरिया को एक्वायर करते हैं आप, या किसी स्टेट को यूटी बना देते हैं या यूटी को स्टेट बना देते हैं, तो आप उसका नाम बताइएगा ना। तो अगर आप 28 स्टेट और 8 यूटी का नाम जानना चाहेंगे तो वो आपको शेड्यूल फर्स्ट में जाकर पता करना पड़ेगा, यानी शेड्यूल फर्स्ट में जाकर आप पता करना पड़ेगा कि उस स्टेट का नाम क्या है, ये पहला। और अगर टेरिटरी है उसका भी नाम आपको शेड्यूल फर्स्ट में ही पता चलेगा। अच्छा, इसके साथ ही आपको ये भी बताना होगा कि जिस स्टेट जिस यूटी को बनाए हैं, एक्वायर किए हैं या तोड़ दिए हैं या जोड़ दिए हैं, उसका राज्यसभा का सीट अगर पता करना हो तो वो आपको शेड्यूल 4th में जाकर पता करना पड़ेगा। इतना समझ में आया? होपफुली इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आगे। अब हम आर्टिकल 2 पे चल रहे हैं। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 ये कहता है कि एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर ऐसे समझिए न्यू स्टेट का फॉर्मेशन, न्यू स्टेट का अगर फॉर्मेशन करना हो जो कि इंडिया के बाउंड्री से नहीं हो, अपार्ट फ्रॉम हो, उस केस में आर्टिकल 2 यूज़ करेंगे। और इसका जो पहला जो बेस्ट एग्जांपल रहा है वो सिक्किम रहा। आपको मालूम ही है कि सिक्किम जो है वो इंडिया का पार्ट नहीं था, बट फाइनली 1975 को सिक्किम जो है इंडिया का पार्ट बना। इस यानी कि सिक्किम यानी कि अगर आउटसाइड कंट्री को या आउटसाइड एरिया को यानी भारत टेरिटोरियल में किसी दूसरे भारत के टेरिटरी में किसी दूसरे कंट्री को ऐड करना हो, मिलाना हो, तो आर्टिकल 2 यूज़ करके करेंगे। ये आर्टिकल 2 कहता है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 3 पे। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 के बारे में अगर हम बात करें, कह रहे हैं फॉर्म अ न्यू स्टेट्स और मर्ज विद एनीवन विद इन अ कंट्री। मतलब भारत का अपना ही एक, इंडिया का अपना ही एक ज्यूरिडिक्शंस है, यानी अपना ही एक बाउंड्री है, आप एज्यूम कर लीजिए। इस देश के अंदर अगर मान लीजिए किसी भी स्टेट को तोड़ना हो, ब्रेक करना हो, जोड़ना हो, मर्ज करना हो, तो अगर मर्ज करना हो, ब्रेक करना हो, तोड़ना हो, जोड़ना हो, तो ये बेसिकली आर्टिकल 3 यूज़ करके होगा। समझ में आया? मैंने कुछ बताया भी है, जैसे न्यू स्टेट का फॉर्मेशन हो, या साइज के इंक्रीज या डिक्रीज़ करना हो, या अल्टर करना हो, नाम चेंज करना हो, बाउंड्री चेंज करना हो, तो ये अगर करने के लिए आपको आर्टिकल 3 यूज़ करना पड़ेगा। यानी आर्टिकल 3 यूज़ करके आप ये कर सकते हैं। फिर आपके मन में एक सवाल होना चाहिए कि बताइए आर्टिकल 2 और 3 कौन यूज़ करेगा? अगर आपके पास आंसर है तो कर बताइए, आर्टिकल 2 और 3 कौन यूज़ करेगा? हमारे देश का जो पार्लियामेंट है बेसिकली वो यूज़ करेंगे। पार्लियामेंट जो है यूज़ करेगा आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 में क्या करेगा? बाहरी देश के किसी एरिया को ऐड कर लेगा, और देश के अंदर नाम चेंज करना हो, तोड़ना हो, जोड़ना हो, स्टेट के अंदर यानी कि देश के अंदर किसी स्टेट का नाम जोड़ना हो, तोड़ना हो, जैसे आप इसका एग्जांपल तेलंगाना ले सकते हैं,
या एक तेलंगाना ले सकते हैं। रिसेंट में आपको मालूम है कि 28 स्टेट और 8 यूटी है, तो यूटीज़ में आपको मालूम है कि जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी बना, इससे पहले वो स्टेट था, तो उसका भी आप एग्जांपल ले सकते हैं ये तोड़ने जोड़ने में। अच्छा, होता क्या है थोड़ा सा वो बता दे रहे हैं कि मान लीजिए क्या होगा पहले, मतलब नया स्टेट का फॉर्मेशन होगा, या मान लीजिए किसी कंट्री को अगर हम अक्वायर कर लेंगे, जैसे मान लीजिए सब एग्जांपल के तौर पे कि जैसे श्रीलंका है, इंडिया अगर चाहे तो श्रीलंका को अपनी कंट्री में अक्वायर कर सकता है, पर वो कैसे, आर्टिकल 2 यूज़ करके। अब वो कैसे होगा, ये मान ली इंडिया के अंदर ही अलग अलग स्टेट है, उसको और भी तोड़ सकता है, तोड़ करके नया स्टेट का फॉर्मेशन कर सकता है। तो अगर ये सब अगर करना होगा तो कैसे होगा, देखिए सबसे पहले एक बिल आएगा, और बिल जो है या तो लोकसभा राज्यसभा में पास होगा। हाँ, बिल लाने से पहले प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में पास होगा, पास हो जाने के बाद वही फिर प्रेसिडेंट को साइन के लिए जाता है, और साइन होने के बाद फिर वो फाइनली बिल तैयार हो, मतलब बिल का एक एक्ट बन जाता है। एक्ट बन जाने के बाद फिर वो लागू हो जाता है। हाँ भाई, अब ये जो कंट्री है या ये जो स्टेट है वो इंडिया का पार्ट है, या इंडिया के अंदर का जुरिडिक्शन है बेस। तो ये सारी चीज़ हो कहाँ रहा है, ये पार्लियामेंट में हो रहा है। अब पार्लियामेंट में कहाँ हो रहा है, लोकसभा राज्यसभा में डिसाइड हो रहा है। और हालांकि इसमें बेसिकली सिर्फ इन्फॉर्म करना पड़ता है। मैं फिर से बताता हूँ, अगर किसी स्टेट को तोड़ना हो, जोड़ना हो, ऐड करना हो, तो सिर्फ प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है, एक फॉर्मल तरीका है। और इसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए, मतलब लोग अगर मान लीजिए किसी स्टेट को तोड़ना हो, जोड़ना हो, मिलाना हो, तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए। मतलब जिसकी गवर्नमेंट होगी, मान लीजिए अभी जिसकी गवर्नमेंट है उसके एटलीस्ट 273 MP होना चाहिए, तब ना उसका LS में यानी कि उसकी सरकार होगी। तो अब इतना जिसके पास ऑलरेडी जिसकी सरकार हो तो उसके पास इतना MP होता ही है, और इतना ही MP की ज़रूरत भी है। मतलब 273 सिंपल मेजोरिटी का मतलब 50% मेजोरिटी चाहिए। अगर 50% जिसकी सरकार होती है उसको ऑलरेडी 50% तो मेजोरिटी होता ही है, तो अगर उतना है उसी से ही काफ़ी होगा बिल पास करने के लिए और उस स्टेट को अक्वायर करने के लिए, तोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए। ये पहला हो गया। दूसरा ये है कि अगर मान लिया आर्टिकल 3 का यूज हो रहा हो, तो होता ही है कि उस स्टेट से पूछा जा सकता है, मतलब उस स्टेट को बता दिया जाएगा कि देखो ऐसा है, उस स्टेट हम तोड़ रहे हैं। जैसे आंध्र प्रदेश जब बना था या तेलंगाना बना, तेलंगाना जो न्यू स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, वो बेसिकली उनको बताया जाता है। ये एक फॉर्मेलिटीज़ है, कोई वो नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ मान लिया अगर आप ब्रेक करना चाह रहे हैं तो वो स्टेट मना कर दिया नहीं ब्रेक कर सकते, ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि अगर मना कर दिया तो नहीं तोड़ेंगे। अल्टीमेटली पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल होगा कि उस स्टेट को तोड़ना है, जोड़ना है, क्या करना है, वो पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि वो स्टेट होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 3 मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 3 विद इन स्टेट के अंदर यूज हो रहा है, विद इन कंट्री के अंदर यूज हो रहा है, स्टेट के अंदर नहीं, मतलब स्टेट को तोड़ने के लिए यूज हो रहा है। और आर्टिकल 2 में देख रहे हैं कि किसी बाहरी एरिया को अक्वायर करने के लिए, ऐड करने के लिए। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 3। अब आते हैं आर्टिकल 4 पे। आर्टिकल 4 में 2-3 बातें हैं। पहली बात ये, अच्छा आप ये नोटिस करिए कि आर्टिकल 2 और 3 में हम क्या देख रहे हैं कि सिंपल मेजोरिटी चाहिए होता है तो काम हो जा रहा है, मतलब करने के लिए। अब आर्टिकल 4 में आ रहे हैं। आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर हम जब आर्टिकल 2 और 3 यूज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें होगा। पहली बात ये कि प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर देना होगा कि ऐसा है, हम आर्टिकल 2 और 3 यूज़ कर रहे हैं, यानी 2 यूज़ कर रहे हैं किसी को ऐड करने के लिए, 3 ब्रेक करने के लिए, पहला। दूसरा ये है कि इसमें अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। और अमेंडमेंट किया मतलब अगर हम किसी स्टेट को तोड़ जो रहे तो अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिंपल मेजोरिटी चाहिए होता है। पर बाद में इसको ऐड किया गया, मतलब ये कि अगर अमेंडमेंट होगा तो आपको मालूम है कि अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है, और ये आर्टिकल 368 में बात करता है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आर्टिकल 4 के अंदर इसके बारे में भी, आर्टिकल 368 के बारे में भी पता चलता है। और दूसरा ये कि 2 और 3 जो है यूज होगा तो प्रेसिडेंट इंटरफेयर नहीं करेंगे, सिर्फ उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप ऐसा एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि देखिए सवाल जो यूजुअली आर्टिकल 2 से बनेगा और आर्टिकल 3 से बनेगा, 2 और 3 से और फर्स्ट से बनेगा। फर्स्ट में हमें 2 शेड्यूल के बारे में पता चलता है, ये पूछा जा सकता है, यानी कि शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल फोर्थ के बारे में आर्टिकल फर्स्ट से ही पता चल जाता है। और कितने स्टेट है, कितने यूटी, वो भी पता चल जाता है, तो वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ये हो गया पहली चीज़। अब इसके बाद मैं ये भी बता दूँ कि एक टॉपिक होगा इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि अभी तक तो हम ये समझ में आ रहा है कि स्टेट को तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, पर हमें ये तो पता चले कि भाई हमारा जो 28 स्टेट है वो आज फाइनली 28 स्टेट कैसे बना। अगर इसके बारे में जानेंगे तो एक टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स, वो हम अगले वीडियो में आपको पढ़ा देंगे डिटेल में, आपको समझ में आ जाएगा। आपको तो इतना तो थोड़ा बहुत मालूम ही होगा कि, या मैं आपको थोड़ा यहाँ पे एडिशनल पॉइंट कुछ समझा दूँ। जैसे कि चलिए कुछ एडिशनल पॉइंट ये है कि आपको ये मालूम है कि भारत का जो संविधान है यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर कब तैयार हुआ था। ये जो है फाइनली 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, और फुल फोर्स के साथ जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी
कब 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो आपसे ये दोनों सवाल पूछा जाता है। हालांकि संविधान दिवस कब मनाया जाता है आपको मालूम है, 26 नवंबर। मगर यहाँ पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं? सवाल ये पूछे जाते हैं कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था और कब लागू हुआ था। तो लागू जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को, और तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ये तो हर किसी को मालूम है। फिर एक सवाल और बनते हैं कि बताइए कि भारत का संविधान कितना टाइम लगा था बनकर तैयार होने में? तो आपको ये भी मालूम है 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज़, यही है ना। अब एक सवाल हो सकता है कि आखिर ये 2 साल 11 महीना 18 दिन कब से? तो आपको ये भी मालूम है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आइडिया दे दूँ कि आपको अगर नहीं मालूम तो मैं बता दूँ। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का पहला मीटिंग हुआ था। यानी जो सबसे पहली बार जो मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का, वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और उस दिन ऐसा हुआ था कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया गया था। लेकिन खैर एक फॉर्म, क्योंकि वो सीनियर थे इसलिए उनको बनाया गया था। फिर फाइनली 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनको प्रेसिडेंट बनाया गया उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का। और उसके बाद 11 दिसंबर को ही जो भारत का जो संविधान है उसको लेकर मतलब भारत का संविधान कैसा होगा उसको लेकर चर्चा होना शुरू हो गया था। तो आप ऐसा लेकर चल सकते हैं कि भारत का संविधान बनना ये मेकिंग के लिए, ये तैयार होना के लिए 11 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था। अब उसके बाद कई सारी चीज़ें हुआ, जैसे 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने। 13 दिसंबर को अगर हम बात करें तो रेजोल्यूशन जो है, रेजोल्यूशन आया था। आज जिसको हम रेजोल्यूशन पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में उसका नाम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था किसके द्वारा? वो लाया गया था यानी आज जो प्रियम्बल पढ़ रहे हैं ना, उस प्रियम्बल को स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नाम दिया गया था। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है आज जो लाया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये हो गया। और थोड़ा इससे एक और पॉइंट ऐड कर दें कि सबसे पहले आप एक सवाल करिएगा, मतलब कमेंट करिएगा। 2-3 सवाल यहाँ पे मैं देकर छोड़ कर जा रहा हूँ। पहला सवाल ये कि वो किसके मन में सबसे पहले आइडिया आया था, किस चीज़ के बारे में? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में सबसे पहले किसके मन में आइडिया आया था? एक सवाल का आप कमेंट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन है, आज के टाइम में हम उसको प्रियम्बल पढ़ते हैं, यानी जो प्रियम्बल पढ़ते हैं ना, वो स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का नाम से आया था। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा लाया गया था, उसका नाम, उनका नाम बता देना है। और तीसरा सवाल अगेन कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का तो पता चल गया कि किसके मन में सबसे पहले आइडिया आया था। और एक सवाल ये कि पहला मीटिंग कब हुआ था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का पहला मीटिंग कब हुआ था, उसका डेट आपको बताना है। ये बताइए। बाकी कई सारे वीडियोज़ अब अपलोड होंगे, थोड़ा अपडेटेड रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा। और आप अपना कुछ सजेशन भी दे सकते हैं। हालांकि काफ़ी वक्त बाद जो है ऐसा रिकॉर्डेड वीडियो रेडी कर रहे हैं, तो थोड़ा आप सजेशन दे सकते हैं, हम थोड़ा इम्प्रूव भी करेंगे। थैंक यू।